एक लेमैन की लैंग्वेज में क्या है साइबर क्राइम? आपने अपराध तो सुने ही है सारे जो होते आ रहे थे। हमारे घरों में डकैती पड़ती थी, आज आपका पिन चोरी होता है, आपका फोन हैक होता है और आपका बैंक खाली हो जाता है। इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया साइबर क्राइम। इजी टारगेट्स कैसे ढूंढ लेते हैं ये हैकर्स? कौन है इनके लिए इजी टारगेट्स? 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ घटनाएं हो भी रही हैं और हो सकती हैं, जिनका हर चीज मेल पे, उनकी लीव एप्लीकेशन मेल पे। गूगल और यूट्यूब पे भी आजकल हमें लगता है कि लिंक्स आ जाते हैं और स्कैम्स होने लग जाते हैं। हैकर्स को पता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ये लोग उनको हाईजैक कर लेते हैं और उनको हाईजैक करना बड़ा आसान होता है। इंटरनेट पे एक मोड आता है इनकॉग्निटिव, यहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कैप्चर नहीं करी जा रही। आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इन चीजों पे नजर रख सकता है। आपका व्हाट्सएप हैक इसीलिए हुआ क्योंकि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं था। वो आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाएगा जो एंड्रॉइड पे चलती है, उसे कहते हैं एंड्रॉइड पैकेज गेट फाइल। तो उसका एक ही तरीका है, फौरन नेट एक्सेस बंद करें और अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। अरे बेटा, वो मैंने पापा से बात करी, मुझे ना 25,000 रुपए देने थे उनको, तो तेरा यही नंबर है ना गूगल पे एकदम से आप पे मैसेज आएगा 20,000 आ गए। Hello everyone, welcome to yet another insightful episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #KeepingItReal। Friends, आज का पॉडकास्ट मैं शुरू करूंगी एक आप बीती घटना सुनाकर। कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है। संडे का दिन था, काफ़ी लेज़ी डे था। मैं और मेरे हस्बैंड आराम से 10 बजे सोकर अपने रूम से बाहर निकले और देखते हैं कि मम्मी एक फ़ोन कॉल पे है और उस फ़ोन कॉल पे जो शख्स सामने था वो मम्मी को बोल रहा था कि आप मुझे कोड दीजिए मत, आप बस एंटर कर दीजिए। हम थोड़ा सा तो फिशी हुए और फटाफट जाके मम्मी के पास बैठे तो मम्मी ने उनको बोला कि आप मेरे बच्चों से बात करिए। और जैसे ही हमने फ़ोन हाथ में लिया, उनका फ़ोन हैक्ड था। द पर्सन एक्चुअली हैड द स्क्रीन कंट्रोल और जितना बैलेंस मम्मी के अकाउंट में था वो यूपीआई पे डला हुआ था, एग्जैक्टली द सेम अकाउंट। एंड एज आई स्पीक आई एम गेटिंग गूज बम्प्स अगेन। हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने फटाफट फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करते ही एक मैसेज आता है दैट दिस अमाउंट हैज़ बिन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। वी रश्ड टू द ATM। थैंकफुली वो नहीं निकले थे। हमने अकाउंट खाली किया, अकाउंट बंद करवाया, पर हम अभी भी कंफ्यूज थे कि हम सिम के साथ क्या करें। फ़ोन बदल दे क्या, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा और मैंने देखा कि एज़ कम्पेयर टू 2023 एज ऑफ टुडे 30% इंक्रीज आ चुका है साइबर क्राइम में। अबाउट 16 मिलियन केसेस वर रिपोर्टेड। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं रिपोर्ट हुए उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है अपने पॉडकास्ट में इस बारे में बात करना। और इसलिए मेरे अच्छे डेस्टिनी के वजह से मैं आज लेके आई हूँ द इंटरनेशनल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। He is also a consultant with Internet and Mobile Association of India, founder of CodeSnag, and this person is on a drive to make everyone aware. 7 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये अवेयर कर चुके हैं across the country about cyber crime. But unfortunately, we are still unaware. But I'm so excited to welcome none other than Dr. Rakshit Tandon on my show. Thank you for coming on the show, sir. Thank you. Namaste, Gurpreet. Thank you so much for having me on your podcast. Pleasure is all mine. I'm nervous, I'm excited, and I really am looking forward to learn a lot of things today. तो सर स्टार्ट करते हैं। इतना बात करते हैं हम, फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट फिर भी लोग अनअवेयर हैं। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में क्या है साइबर क्राइम? आपने अपराध तो सुने ही है सारे जो होते आ रहे थे और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब वही अपराध जब डिजिटली होने लगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से होने लगे, जहाँ इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर अपना रोल प्ले करे, तो उसको हम साइबर अपराध कह देते हैं। पहले हमारे बटुए चोरी होते थे, हमारे घरों में डकैती पड़ती थी, आज आपका पिन चोरी होता है, आपका फ़ोन हैक होता है और आपका बैंक खाली हो जाता है। पहले एक सड़क पे महिला और कन्या को छेड़ा जाता था, उसको तकलीफ़ पहुंचती थी, आज वही काम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फ़ोटो ख़राब करके और गलत शब्दों को लिख के किया जाता है। तो पहले हमारे यहाँ दुकानों पे लूट होती थी,
आज मेरे ई कॉमर्स साइट को हैक कर लिया जाता है, मेरा डेटा चुरा लिया जाता है। तो इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया साइबर अपराध और साइबर क्राइम। और आई थिंक दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन्स सो इजली। राइट, बट सर इजी टारगेट्स कैसे ढूंढ लेते हैं ये हैकर्स? कौन है इनके लिए इजी टारगेट्स? आप जब सड़क पे गाड़ी चलाते हो ना, तो ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी पड़ती है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आप ड्राइविंग रूल्स फॉलो करते हो, जैसे कि मैं सीट बेल्ट लगा के चलाता हूँ, मैं जो स्पीड लिमिट है उस पर चलाता हूँ, राइट से ओवरटेक करता हूँ, मैं बीच में गाड़ी रोकनी होती है इमरजेंसी में तो पार्किंग लाइट्स ऑन करता हूँ। ये सारी चीज़ें हम ड्राइविंग स्कूल से सीख के आते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम सुरक्षित गाड़ी चला पाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली जो आज इंटरनेट पे है यूज़र, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, आईपैड के थ्रू, डिजिटली वायर्ड है, हम लोग सब डिजिटली वायर्ड हैं आजकल, तो एक्सीडेंट्स की पूरी संभावना है अगर आप अवेयर नहीं हैं और आपको बेसिक रूल्स नहीं पता है तो। बट अगर मैं जेनरिक बोलूं तो मैं जो देख रहा हूं ट्रेंड, उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं जो मोस्ट वल्नरेबल, जिसे मैं बोलूँगा, जिनके साथ घटनाएं हो भी रही हैं और हो सकती हैं। एक हमारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का कंजम्पशन करते हैं, उनकी डिजिटल डाइट बहुत ज़्यादा है। दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन्स, जिनके लिए ये बिल्कुल वो लोग डेटा माइग्रेंट्स हैं। उन्होंने हर चीज़ ऑफलाइन मोड में की हुई है, सीखी हुई है। चिट्ठियाँ लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड डाला करते थे, उन्होंने ट्रस्ट देखा है, रिश्ते देखे, और आज अचानक से उन्होंने वो ऑफलाइन गेम्स देखे, और आज अचानक से उनके हाथ में जो पूरी उनकी लोनलीनेस है फैमिलीज़ की, वो उनके मोबाइल से पूरी हो रही है। तो वो लोग बहुत वल्नरेबल हैं। और तीसरे वो जो आज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग कहते हैं, जो बहुत बिजी हैं, जिनकी कॉल ऑनलाइन, जिनकी मीटिंग्स ऑनलाइन, जिनका हर चीज़ मेल पे, उनकी लीव एप्लीकेशन मेल पे, वो इतने डिजिटली वायर्ड हैं कि उनके लिए भी कहाँ अचानक से एक हैकर या वायरस आ जाता है उन्हें पता नहीं चलता है। सो दीज आर द 3। एंड अब जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ क्राइम के, उसमें तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं मेरे पास, हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोगों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं। तो कैसे फंस जाते हैं सर ये पढ़े लिखे लोग? अगर हमारी अवेयरनेस ना हो, कॉग्निटिव थिंकिंग कमज़ोर हो जाती है, हम सही और गलत का फ़र्क नहीं देख पाते हैं ऑनलाइन। और 3-4 चीज़ें हैं जो मेन जिस पे सारा साइबर क्राइम का आधार आज टिका हुआ है इंडिया का। लालच कि साहब 10 लगाओ 300 कमाओ, इजी मनी, लालच। डर, इंटिमिडेशन, फियर, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है ऑनलाइन, आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, ये फियर पैदा करता है। और तीसरा लस्ट और रोमांस, ये भी बड़ा, भाई ऑनलाइन तो बड़ा आसान है ना। आज ही सुबह जब हम आ रहे थे तो एक सज्जन का फ़ोन आया कि उनके पास एक वीडियो कॉल आई थी, उस पर वो सामने कोई न्यूड बैठा था, उन्होंने उनको रिकॉर्ड कर लिया और अब वो उनको दबा ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं कि पैसे दो वरना तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स को ये वीडियो। बट वो फंसे क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक वीकनेस थी। तो ये जो 3 वीकनेसेस है ना, और एक आखिरी वीकनेस जो हम लोगों में शुरू से डाली गई है, वो है ट्रस्ट, कि वी ट्रस्ट ईजिली। आपने हर मैसेज को ट्रस्ट कर लिया, हर कॉल को। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना कि एआई से एक डीप फेक वीडियो बना मुकेश अंबानी जी का और एक इनका नारायण मूर्ति जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इस शेयर कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको 40 से 50% का मुनाफा होगा। और उस लालच में एक पढ़े लिखे सज्जन आए और उनके 95 लाख रुपए डूब गए, 95 lakhs बेंगलोर के अंदर। तो ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो भी एक वीकनेस है। तो सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो बहुत कॉमन है। गूगल और यूट्यूब पे भी आजकल हमें लगता है कि लिंक्स आ जाते हैं और स्कैम्स होने लग जाते हैं। इनके बारे में कुछ बताइए, किस तरह के स्कैम्स हैं? जब हमारा सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है तो हैकर्स को पता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो सोशल मीडिया पे नॉर्मली या तो फेक शॉपिंग साइट्स बना के विज्ञापन डालना, ल्योर करना लोगों को, फेक आईडीज़ बनाना। और एक जो चीज़ मैंने रिसेंटली ट्रेंड में देखी है कि जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके अकाउंट्स पावरफुल हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, ये लोग उनको हाईजैक कर लेते हैं। और उनको हाईजैक करना बड़ा आसान होता है 2 लालच से। एक, वोट करिए, इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है, क्लिक करा गए। दूसरा, आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, आप वेरीफाइड हो जाएंगे, लालच है, मुझे भी ब्लू टिक चाहिए, उसमें गए। और तीसरा एक, ये डराते हैं, आपका खाता आज बंद कर दिया जाएगा, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया। अब ये कॉपीराइट वर्ड सुना तो सबने, समझता कोई नहीं है। बट आप पे मेल आई, गुरप्रीत जी आपका ये जो खाता है जिसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसको बंद किया जा रहा है। अब आपको लगा भाई ये तो मेरी रोजी रोटी है, मेरा बिजनेस है, मेरा पॉडकास्ट इतना पॉपुलर है और ये इसी को बंद कर रहे हैं। आप डर गए। आपने बिना देखे कि ऊपर YouTube की स्पेलिंग क्या लिखी है, वेबसाइट सही है या गलत है, आपने वो बटन
दबा दिया। हैकर्स आज लिंक के माध्यम से मैलिशियस यानी कि मैलवेयर आपके फोन में डाल देते हैं जो आपका अकाउंट टेक ओवर कर लेता है। तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, इनके काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स थे, उनका अकाउंट हैक होता है और हैक होने के बाद वो हैकर इनके अकाउंट पे स्टोरीज डालता है कि साहब आप इस क्रिप्टो में निवेश करिए, आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो पता चला जो और उसके फॉलोअर थे वो और उस रैकेट में फंस गए। तो एक तो ये अपराध बहुत हो रहा है और दूसरा यूट्यूब पे भी ये लोग फेक लिंक्स डालते हैं, जैसे कसिनो के, गेम्स के, आपका पैसा दुगना होगा। कितने मासूम बच्चे और बड़े लोग इसमें फंस चुके हैं। अभी एक थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ अक्टूबर में एक कंप्लेंट आई थी साइबर थाने में, जहाँ एक पति पत्नी ने आके कहा कि उनके खाते से 5 लाख गायब हो गए। पता चला कक्षा 7 और कक्षा 8 के उनके छात्र उनके मोबाइल पे ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे। अब बच्चा क्या समझे ऑनलाइन बेटिंग क्या होती है, ये वर्चुअल करेंसी क्या होती है, लेकिन वो फंस गया। और इसी प्रकार से मुझे एक केस याद आता है जहाँ एक 20 साल का मेरा छात्र हैदराबाद में था, बीटेक का छात्र, वो इस ऑनलाइन बेटिंग के झांसे में फंसा और 3 लाख रुपए डुबो बैठा। और वो 3 लाख उसने गलत जगहों से लोन ले लिए थे और वो इतना हैरान हुआ कि ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो मतलब सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक एडवर्टाइजमेंट्स, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया बुरा है, सोशल मीडिया अच्छा भी है। आप जैसे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे लोगों तक अच्छी बात पहुँचाते हैं। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपनी डिजिटल डाइट पे ध्यान देना चाहिए। आजकल एक वेव चली हुई है कोविड के बाद से कि हम लोग अपनी डाइट पे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, सुबह साहब आंवला खाइए, सुबह अदरक का जूस पीजिए, उसके बाद नो कैलोरीज, ये वो सब तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेंटल डाइट, डिजिटल डाइट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गलत प्रकार के वीडियो और गलत प्रकार का कंटेंट बड़ी जल्दी वायरल होता है, लेकिन अच्छा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचता है और वो चाहिए कि वो पहुंचे। तो आपकी उससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अवेयरनेस बढ़ेगी तो अपराध भी कम होगा। जी। सर, कई बार ना लोग स्मार्ट हो जाते हैं और ओवर स्मार्टनेस में भी फंस जाते हैं। तो इंटरनेट पे एक मोड आता है इनकॉग्निटिव जी, जो बोलता है कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कैप्चर नहीं करी जा रही है। क्या वो भी हैकर्स के लिए कैप्चर करना ईजी है? हम लोग जब इंटरनेट पे काम करते हैं तो हमारी ब्राउज़र के अंदर कुछ कुकीज़ बनती हैं जो आपको पहचानती हैं जी। और वो कुकीज़ कई जगह शेयर भी होती हैं। इनकॉग्निटो का मतलब ये है कि जब आप ब्राउज़र पे काम करेंगे तो जो आप फीड करते हैं डेटा, जैसे फॉर्म डेटा बोलते हैं, एक तो वो सेव नहीं होगा। ओके। दूसरा, जो आपके ब्राउज़र में हिस्ट्री बन जाती है वो सेव नहीं होगी, कुकीज़ नहीं सेव होंगी। लेकिन आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको इंटरनेट दे रखा है, जैसे कि वाईफाई कहते हैं, वो इन चीज़ों पे नज़र रख सकता है। तो कई लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि अरे मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, तो ये धारणा गलत है जी। बाकी सेफ ब्राउजिंग के लिए एक सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें। अगर आज आप साइबर अटैक्स, वायरसेस से बचना चाहते हैं तो आपका डिवाइस और जो आप ब्राउज़र पे काम करते हैं, क्रोम हो, सफारी हो, जो भी हो, वो अपडेटेड रहना चाहिए, यानी कि पैच्ड रहना चाहिए, यानी कि उसकी जो कमियां हैं वो अपडेटेड हैं, यानी कि हैकर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जी। मतलब अपने ऑफिस के लैपटॉप पे तो हमें अपडेट करते ही रहते हैं, फिशिंग, रैंसमवेयर, इन सब की अवेयरनेस है, कॉर्पोरेट्स में बहुत है, लेकिन पर्सनल लाइफ में शायद हम बीइंग अवेयर ऑल्सो हम अपने लोगों को नहीं बोलते इतना ज़्यादा कि आप ये करिए। तो अपने फ़ोन्स को अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डिवाइसेस हों, कॉर्पोरेट डिवाइसेस हों, उससे कोई मतलब नहीं है। और साइबर हाइजीन में एक चीज़ और आती है कि कॉर्पोरेट डिवाइसेस या वर्क जो लोग करते हैं कॉर्पोरेट्स में या कहीं भी, किसी भी काम, आप एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, तो डिवाइसेस शेयर नहीं करने चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ सेपरेट डिवाइस फॉर योर होम ब्राउजिंग एंड सेपरेट डिवाइस फॉर योर वर्क। कई घटनाएं देखी कोविड के दौरान जहां वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ने अपने डिवाइसेस अपने बच्चों के साथ शेयर कर दिए फॉर सम रीज़न कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी थी, उनका काम नहीं हो रहा था। तो देखा कि बच्चे ने एक गेम डाउनलोड किया, गेम में उसने किसी लिंक पे क्लिक किया, उससे उनके डिवाइस में मैलवेयर आया जिससे उनकी कंपनी इम्पैक्ट हो गई और कॉर्पोरेट सिस्टम पूरा जो है उनका हैक हो गया। जी। तो सर, ये तो है डिजिटल ट्रेंड जो अभी चल रहा है। अब हमें लगता है कभी कभी कि पुराना जो ओल्ड स्कूल तरीका था ना, वही सही था। हम पासवर्ड अपनी नोटबुक पे लिख लेते थे और बच जाते थे। आजकल हम नोट्स में डाल के जाके लिख लेते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। इतने पासवर्ड्स अलग अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो इसका सेफ तरीका क्या है? देखिए, कभी भी ये तो कहा ही नहीं गया कि कहीं लिखा जाए पासवर्ड। आपकी नोटबुक भी चोरी हो सकती है जी।
फ़ोन भी हैक हो जाते हैं। तो पासवर्ड के लिए जो सबसे बढ़िया वॉल्ट है वो आपका खुद का ब्रेन है। अब दिक्कत ये है कि हमारे ब्रेन में थॉट्स इतने हैं और हम लोग का कॉग्निटिव थिंकिंग कह लीजिए या डिजिटल डिमेंशिया मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि हम लोगों की मेमोरी इतनी कमज़ोर हो गई है कि 2 सेकंड पहले आया हुआ 6 डिजिट का OTP ढंग से याद नहीं रह पाता है, उसे भी 3 बार देखना पड़ता है डालने के लिए। तो उस केस में पासवर्ड्स को लिखना अगर आप नोट्स में रखते हैं तो नोट्स में एक ऑप्शन आता है लॉक योर नोट्स। And a note can be locked with 2 things, with a passcode, which is a secret thing, with your biometric, which is your face or your thumb. That is one safe method. बल्कि अब मैं आज स्थिति को देखते हुए ये कहूँगा कि अब आप पासवर्ड्स को सुरक्षित रखें ना रखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सारे अकाउंट्स, मेरे सारे खाते, वो जीमेल हो, याहू हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना जरूरी हो गया है। नाउ व्हाट इज मल्टी फैक्टर? जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरा जीमेल OTP से प्रोटेक्टेड है, मेरे फेस से प्रोटेक्टेड है, जैसे पास की कहा जाता है, फेस या थंब से, ऑथेंटिकेटर से सिक्योर्ड है और प्रॉम्प्ट से सिक्योर्ड है, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मैंने एक फिजिकल सिक्योरिटी की भी ले रखी है विच इज कॉल्ड गूगल टाइटन की। तो अब अगर कल को मेरा पासवर्ड चोरी भी हो जाए, जो हो भी रहे हैं आजकल, आपको नहीं पता है, डेटा बहुत चोरी हो रहा है और ये डेटा चोरी करके हैकर्स जो हैं डार्क वेब पे परोस देते हैं। हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि आपका पासवर्ड मुझे पता है। तो अगर हैकर आपका पासवर्ड जानता भी है तो आपको खतरा नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड है। जैसे एक अभी रिसेंटली केसेस आए कॉल फॉरवर्डिंग वाले, लोगों की कॉल फॉरवर्ड करके लोगों ने OTP चुरा के व्हाट्सएप चुरा लिए और व्हाट्सएप चुरा के लोगों को गलत मैसेज भेजे कि साहब मैं एक्सीडेंट में फंस गया हूँ, पैसा दे दो। आपका व्हाट्सएप हैक इसीलिए हुआ क्योंकि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं था, पास की ऑन नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पासवर्ड्स अगर आप सेव करते हैं तो उसे लॉक करके सेव करें, नंबर 1। और दूसरा, सब अकाउंट्स पे अब ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है कि अगर आज मैं फ़ोन चलाता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑन है, मेरे जीमेल पे मल्टी फैक्टर ऑन है, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी मैं सोशल मीडिया चलाना चाहता हूँ वो पहले सिक्योर्ड हो, जिससे कि कल को अगर हैकर मेरा पासवर्ड चुरा भी ले तो मुझे नुकसान ना पहुंचा। बहुत ही हेल्पफुल। अब मैं जाती हूँ अपने इंसिडेंट पे क्योंकि ये रिलेटेड है। मेरी मम्मी का फ़ोन हैक कर लिया गया। हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि सिम को बंद करवाएं, सिम चेंज करवाएं या नंबर चेंज कर लें, क्योंकि बैंक अकाउंट तो हमने कर दिया बंद। इस केस में अगर किसी के साथ ये आगे होता है कि आपका फ़ोन हैक्ड है, हैकर आपकी स्क्रीन नेविगेट कर रहा है, वो आपसे मांग नहीं रहा कोड, क्योंकि हमने सबको ये बताया किसी को OTP देना नहीं, वो बोल रहा है आप डाल दीजिए, मेरे को मत बताइए। तो इस केस में अब क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहने चाहिए? आपने कॉर्पोरेट में खूब सारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी है, जूम मीटिंग चल रही है जी, मैं बैठा हूँ लंदन में, आपका बॉस, और आप बैठे हैं दिल्ली नोएडा में और आप मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आपने देखा कि मैं अपने लैपटॉप से अपना प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखा है कितनी बार मीटिंग्स में देखा है, और आपने ये भी देखा है कि कई बार मीटिंग के दौरान इंटरैक्टिवली आप अपने घर से बैठ के मेरी स्क्रीन के प्रेजेंटेशन पे गोले बना सकती हैं और करेक्शंस कर सकती हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इसे रिमोट एक्सेस कहते हैं। फोन हैकिंग 2 प्रकार से इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 1, वो आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाएगा, या अब डाउनलोड नहीं करवाता है, वो आपको एक APK भेज देगा जो एंड्रॉइड पे चलती है, उसे कहते हैं एंड्रॉइड पैकेज किट फाइल, और ये आपके फ़ोन के सारे कमांड्स एक्सेस कर लेता है। एक तरीका ये है। तो इसमें फ़ोन की जो मेमोरी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, वो सॉफ्टवेयर फ़ोन में डाला गया और वो आपका हैकर माता जी का जो फ़ोन था वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा था और स्क्रीन को नेविगेट कर रहा था। ये हो गया रिमोट एक्सेस। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है कि लोग आपकी सिम ही उड़ा दे रहे हैं, मतलब आपकी सिम बंद कर रहे हैं और हैकर अपनी सिम चालू कर लेता है। तो इसे हमारी टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिम स्वैपिंग। तो अगर आपका सिम ना काम करे और फ़ोन पे लिख के आने लगे अनरजिस्टर्ड सिम, तो आपका पहला रिएक्शन ये है कि आप मोबाइल कंपनी पे जाके अपनी खुद की सिम वापस लें जी। नंबर 1। अगर आपके फ़ोन में कोई APK ऐप या कह के डलवाया गया है कि मैडम आप ये डाउनलोड कर रहे हैं कस्टमर केयर, हम आपके फ़ोन, और फिर देखें कि आपका फ़ोन ही वो कंट्रोल कर रहा है, तो उसका एक ही तरीका है, फौरन नेट एक्सेस बंद करें और अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। डेटा के लालच में ना आए, बैकअप के बारे में ना सोचें। उस समय की इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि आप अपने फ़ोन में एक बटन होता है सेटिंग्स में, उसे कहते हैं फैक्ट्री रीसेट, मतलब वो बिल्कुल नया कर देगा। और अगर आपकी सिम काम नहीं कर रही है, दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि आजकल सिम इज माई डिजिटल आइडेंटिटी। माई बैंक OTP, क्रेडिट कार्ड OTP, UPI एक्टिवेशन OTP, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन माई सिम। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप फौरन, रात हो दिन हो, यू कनेक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर
और अपना री इशू कराइए सिम कार्ड। तो और अगर आप सिम नहीं इशू करा पा रहे हैं तो आप अपने बैंक को डेबिट फ्रीज कराइए। बैंक मतलब बैंक्स, एक बैंक नहीं होते हैं आजकल, कई लोगों के 3-3 4-4 खाते होते हैं। डेबिट फ्रीज कराइए। तो ये है मोबाइल हैकिंग वर्ड जो है ना, वो 3-4 तरह से चल रहा है। एक, ऐप डाउनलोड कराएगा। दूसरा, व्हाट्सएप पे एपीके भेज देगा। और एपीके भी ऐसे नहीं भेजेगा, शादी का इनवाइट आया है साहब, क्लिक हियर। या फिर वो कहेगा आपकी बैंक की केवाईसी नहीं हुई है, बैंक.apk डाउनलोड कर लीजिए। या फिर वो कहेगा आपसे कि डरा के कहेगा। आप ही आजकल ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट अटैक हो रहे हैं। मतलब मैं आपका मैनेजर हूं, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया और मेरे व्हाट्सएप से आप पे ग्रुप में एक मैसेज आया, ऑल स्टाफ प्लीज ज्वाइन गुरप्रीत.apk। अब आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके तो बॉस कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक लेवल आ जाता है जिसे हम कहते हैं जीरो ट्रस्ट, कि आई एम नॉट अलाउइंग एनी अननोन पर्सन टू कम इन माई फोन। माई फोन इज माई वॉलेट, इट इज नॉट अ फोन एनी मोर। इट हैज गूगल, इट हैज UPI, इट हैज फोन पे, इट हैज सो मेनी थिंग्स, Paytm, everything running in my phone. So it is like my bank locker and my bedroom locker. I don't allow any Tom and Dick and Harry to come in my bedroom locker. तो आपको अब वो जीरो ट्रस्ट कल्चर, इसे कहते हैं साइबर सेफ्टी कल्चर, वो करना पड़ेगा इनहेरिट। तब जाके हम लोग इन सब अपराधों से बच पाएंगे। जी। एंड इस पे बात करी जाए वेडिंग इनविटेशन, और आजकल तो क्रिमेशन के ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है। और सुनिए, अब आपने सही समय पे पॉडकास्ट शुरू किया है तो मैं बताऊं, महाकुंभ शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी। अभी से लोगों ने बदमाशियां शुरू कर दी हैं। नकली कॉटेजेस के विज्ञापन और नकली होटल रूम्स की बुकिंग के लिए उन्होंने ऐड बनाने और नकली वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी हैं। हमारी कुंभ की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और हर भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम .gov.in से खत्म होता है। तो kumbh.gov.in, अगर आपको कोई बुकिंग ढूंढनी है, कोई होटल ढूंढना है, कोई कॉटेज ढूंढना है, ट्रैवल रूट ढूंढना है, फ़ोन नंबर्स ढूंढने हैं, आप सिर्फ ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पे ढूंढें और कोई ऐसे लालच में ना आ जाए। अभी मुझे याद है जब अयोध्या का हमारा इनॉग्रेशन हो रहा था तो उन्होंने अयोध्या की एपीकेस भेजी थी लोगों को फ्री दर्शन के नाम पे। अच्छा। और आप जैसे ही वो एपीके डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा फोन ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जी। और बचने का एक ही तरीका है, फैक्ट्री रीसेट करिए फौरन। फैक्ट्री रीसेट। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई कि हमें जब लिंक्स आ रहे हैं हम किसी चीज़ पे क्लिक ना कर दें। पर आजकल एक और चलन है ना सर, अपनी लाइफ को पब्लिक करने का, और इंस्टाग्रामर्स के लिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वो अपनी लाइफ शेयर करते हैं। कहीं जा रहे हैं तो लोकेशन के साथ अपनी फ़ोटो डाल दी, अपने बच्चों की फ़ोटो डाल दी, अपनी पेरेंट्स की फ़ोटो डाल दी, एग्जैक्टली इटिनरी आप बता देते हैं मैं कब क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। ये कितना सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं सेफ है साहब। इससे रिलेटेड मैंने इतने मामले देख लिए। फ़ोन आएगा, आप नॉर्मली काम पे कर ही होंगे, बेटा गुरप्रीत, हाँ जी, मैं दोस्त बोल रहा हूँ, आपके फादर का नाम लिया जाएगा, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, हाँ जी जी अंकल नमस्ते। अरे बेटा वो मैंने पापा से बात करी, पापा को तो आता नहीं गूगल पे चलाना, बोले गुरप्रीत को दे दो पैसे, मुझे ना 25,000 रुपये देने थे उनको, तो तेरा यही नंबर है ना गूगल पे पे। मतलब ही इज़ नॉट गिविंग यू टाइम टू थिंक एंड ही इज टॉकिंग टू यू एज इफ ही इज द फादर्स बेस्ट फ्रेंड। डू यू से ओके? एकदम से आप पे मैसेज आएगा 20,000 आ गए। आप अपने फ़ोन कान से हटाएंगी, बाकायदा लिखा होगा 20,000 इन रिसीव्ड, बिल्कुल जेन्युइन। अच्छा बेटा 5 और भेज रहा हूँ, अरे बेटा मैंने 50 दबा दिया, एंड यू रिसीव अ मैसेज सेइंग 50 रिसीव्ड। अरे बेटा मैं तो यहाँ खड़ा था पेमेंट करने के लिए, वो वापस कर बेटा जल्दी से 45 वापस कर दे। आपने वो 50 का मैसेज देखा और रिफ्लेक्स में आपने अपने पे UPI से उनको 45 वापस कर दिए, फ़ोन कट चुका है। अब आपने कटा तो देखा ना तो 50 आए ना 20 आए, वो दोनों नकली मैसेजेस थे। 45। अब 1 मिनट रुके यहाँ और सोच के देखें, जिस आदमी ने आपको फ़ोन किया उसने वो नाम यूज़ किया जो आपके फादर का फ्रेंड था, उसको आपके फादर का एग्जैक्ट नाम पता था, और ये कैसे पता था कि फादर आपके साथ नहीं है? ये 3 बातें आपने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाली। हैप्पी फादर्स डे, पापा का नाम, फोटो, उसके नीचे पापा के बेस्ट फ्रेंड का कमेंट, और भाई बेटी कहाँ है आजकल? पापा ने जवाब दिया, अरे बेटी तो दिल्ली में नौकरी कर रही है, हम तो यहीं पंजाब में रह रहे हैं जी। ये 3 बातें किसको बताएं अब? हैकर को। अच्छा जरा अपना नंबर तो भेज, उनने फट से एक नंबर भेज दिया। So now there is so much of information personally about you. लोग यहाँ तक डालते हैं 10 years of togetherness, बता दिया पूरी दुनिया को कि शादी कब करी थी, और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जो अपने पासवर्ड बनाए हुए हैं वो शादी की सालगिरह पे बना रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ पे बना रखे हैं, बच्चों के नाम पे बना रखे हैं। तो आज सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक करना, लोकेशंस, आप वेकेशंस पे जाएं और खूब तस्वीरें शेयर करें, लेकिन कब? जब आप लौट आए और आप घर में सुरक्षित बैठे हों। लेकिन जिस दिन आप जा रहे हैं उसी दिन अगर आप बता रहे हैं
कि आप घर पे नहीं हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप ये इन्फॉर्मेशन एक गलत आदमी को पहुंचा रहे हैं कि बॉस घर पे सब ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आओ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट पीपल शुड नो हाउ टू बी कंजर्वेटिव ऑन सोशल मीडिया, और स्पेशली इफ यू हैव पब्लिक अकाउंट्स. यू हैव अ प्राइवेट अकाउंट, यू नो हु इज एडेड, तो थोड़ा बहुत चलता है. लेकिन अब थोड़ा सा अब लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ से लोग मिसयूज कर रहे हैं. एआई से किसी का भी नकली वीडियो बन जाता है, नकली आवाज पैदा कर ली जाती है. तो ऐसे जगहों पे आपको पता है आप सोशली कहाँ वल्नरेबल हो. और ये तो हमने कभी नहीं देखा कि बहुत लोग खुश होते हैं देख के आपकी तरक्की को. बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली खुश होते हैं. तो इसलिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल नाउ एंड लिटिल कंजर्वेटिव. जहाँ पे इतने फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या तो हम सुनते और देखते रहते हैं. और अपराध में तो हमारे पास तो कोई अच्छी खबर आती भी नहीं है. जी. तो सर ये हो गया बड़ों को फंसाना. अब ना जब न्यू बॉर्न्स होते हैं, छोटे छोटे आपके बेबी हुए, आपको बड़ा शौक आता है कि अरे शो द फेस, और हम उनकी फोटोज भी डाल देते हैं. उनके लिए भी कोई खतरा है? अब देखिए, ऐसे तो हर तरह से सोचेंगे तो खतरा दिखेगा. लेकिन अगर आपने ये एग्जाम्पल ही, लेट्स लीड बाय एग्जाम्पल्स. यू हैव सीन रिसेंटली a lot of celeb couples, they never showed the pictures of their newborn babies, and they controlled the paparazzi also from clicking pictures of their kids when they were in public. So they had some reasons, so they were thinking very logically. मेरा बच्चों के बिकॉज मैं बच्चों के साथ बहुत काम किया है, तो मेरा बच्चों की तरफ से एक ही पर्सपेक्टिव आता है कि बच्चा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है क्या सही हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है. आज मेरी मम्मी मेरे को न्यूबॉर्न बेबी हूँ या मैं 2 महीने का हूँ, 6 महीने का हूँ, मेरी फोटोज़ डाल रही हैं, वीडियोज़ डाल रही हैं, मैं बाथटब में नहा रहा हूँ, मैं क्यूट लग रहा हूँ. आप अपनी डिजिटल मेमोरीज बना रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट पब्लिक पुटिंग इट इन पब्लिक, यू आर क्रिएटिंग अ डिजिटल फुटप्रिंट फॉर दैट चाइल्ड. अब कल को वो बच्चा बड़ा होता है और कॉलेज में जाता है, तो वो सारी मेमोरीज उसके गूगल पे टैग हो जाती हैं. और कल को उसकी एक फनी सी पिक्चर जहाँ वो बाथटब में बैठा है, और वो तब वायरल हो जब वो 12 या 13, 14 साल का है, तो उसे कैसा लगेगा? वो किसको ब्लेम करेगा? वो कंप्लेंट मम्मी पापा के खिलाफ तो नहीं कर सकता ना. तो हमें चाइल्ड प्राइवेसी और चाइल्ड राइट्स के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरी सेल्फी, फनी सी सेल्फी, मेरे मुंह पे खाना लगा हुआ है, आप डाल रहे हो, वेदर आई वुड लाइक इट आफ्टर व्हेन आई बिकम ओल्डर. तो थोड़ा सा पेरेंट्स को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए. और जहाँ तक मिसयूज़ का सवाल है, तो आजकल कोई भी चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है. और उसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दें. कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि साहब हमें तो सुन के लग रहा है कि हम तो बंद कर दें. नहीं. अब पर्स चोरी हुआ करते थे तो क्या लोगों ने पर्स रखने बंद कर दिए? नहीं. गाड़ियाँ चोरी होती थी तो क्या गाड़ी चलानी बंद कर दी? नहीं. चेन खिंच जाती थी तो क्या चेन पहननी बंद कर दी? नहीं. सो जैसे हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को अडेप्ट किया कि हमें गलत जगह जाना ही नहीं है, हमें गलत चीज़ों को ब्राउज ही नहीं करना है, तो आपके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम हो जाती है. लेकिन आप खुद ही, आपकी डिजिटल हैबिट्स खराब है, आप उल्टे सीधे पेजेस फॉलो कर रहे हो, उल्टे सीधे जगह कमेंट्स कर रहे हो, अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हो, तो देन यू माइट गेट इनटू ट्रबल. सर ये जामतारा स्कैम क्या है? सोशल इंजीनियरिंग थी. जब शुरुआत हुई थी साइबर अपराध की, तो हम देखते थे अजीब अजीब फ़ोन आया करते थे, अजीब कि साहब हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, OTP दे दीजिए. और इससे ये शुरुआत हुई. और देखा कि काफ़ी एक क्राउडेड पॉपुलेशन जो थी जामताड़ा, झारखंड, इस तरफ की एक बेल्ट में बनी, जिन लोगों ने लोगों को ठगा. और ये शुरुआत थी साइबर अपराध की. फिर वो देखा कि इस तरह की पॉकेट्स पूरे इंडिया में बनती चली गई. क्यों? क्योंकि लोग वल्नरेबल थे, लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि वो कॉल सही है या गलत है. अब जब जागरूकता हुई तो अब हमें समझ में आने लगा कि भाई फ़ोन पे OTP नहीं देना है. तो हैकर्स भी एडवांस हो गए, अब वो OTP मांगते ही नहीं है, वो एक APK फाइल भेज के और एक लिंक भेज के OTP हैक कर लेते हैं. दूसरा, अब थोड़ा सा ये इंटरनेशनल हो गया साइबर अपराध में. देखा भाई ये तो बड़ा इजी मनी है. तो अभी क्या देखा कि हमारे कई IT के छात्रों को IT की नौकरी के बहाने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होस्ट किया. वहाँ पे कुछ कॉल सेंटर्स बने, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, जिनको वहाँ पे इन लोगों से साइबर स्लेवरी कहते हैं इसको, साइबर गुलामी कराई गई कि आप चाहिए और इंडिया में अपराध करिए जाके. तो 3 बड़े स्मार्ट कहूँगा या कह लीजिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय 3 अपराध जिनसे बहुत लोग हैरान हैं और करोड़ों रुपया जा रहा है इसमें. एक है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें वो कभी कोरियर के नाम से फ़ोन करते हैं कि आपका कोरियर आया, उसमें ड्रग्स मिली हैं. इनके पास सिर्फ 2 या 3 आपकी जानकारियाँ होती हैं जिससे वो आपको ठग लेते हैं. वो आपका नाम जानते हैं, आपका कहीं से डेटा लीक हुआ होगा तो उन्हें आधार नंबर या एड्रेस पता होगा,
और वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बना लेते हैं एआई से, बाकायदा वो पुलिसिया भाषा में बात करता है और आपको डरा डरू के कहता है अपना खाता पूरा ट्रांसफर करिए, उसकी जांच होगी, ये होगा वो होगा। तो आपने सुना कई लोग ठगे गए इसमें। फिर दूसरा इन्होंने शुरू किया नकली स्टॉक ट्रेडिंग, जो हमारी जेन्युइन स्टॉक ट्रेडिंग होती है सेबी के थ्रू और क्या कहते हैं उनको, ब्रोकर कंपनीज के थ्रू, उन्होंने उनको डुप्लीकेट फ्रेमवर्क बना लिया और आपसे कहा एक ऐप डाउनलोड करिए। शुरू में लालच देने के लिए उन्होंने आपको पैसा दिया, एक्चुअल पैसा दिया। तो आपने 1000 दिया, उन्होंने 2000 दे दिया, 2000 दिया, 4000 दे दिया, 40,000 दिया, 80,000 दे दिया। लेकिन जैसे ही आपने 25 लाख दिया फिर कुछ नहीं दिया, फिर वो गायब हो गए। तो ऐसे स्कैम्स हुए। और फिर इन्होंने देखा कि लोगों में बड़ी चकाचौंध है क्रिप्टो को लेकर, अरे बिटकॉइन तो सब 80 लाख रुपए का हो गया। तो लोगों को लगा ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने क्रिप्टो के नाम पे, और इन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना दिए जिसमें 250 मेंबर नकली होते हैं, 2 मेंबर आप जैसे होते हैं, हम और आप शरीफ लोग, और उसमें वो फोमो क्रिएट करते हैं। हर 10 मिनट बाद एक मेंबर डाल रहा है मेरे डबल हो गए, मेरे ट्रिपल हो गए, मेरा बैंक के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि देखो मेरे बैंक में इतना आ गया। तो वो कहता है यार सब कमा रहे हैं, हम क्यों ना कमाए। एंड दैट इज हाउ दे ट्रिक यू। ये 3 अपराध और ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो अब वो जो जामताड़ा में कहानी शुरू हुई थी ओटीपी मांगने की, अब वो एडवांस लेवल पे पहुंच गए ये लोग। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से फिर से ये रिपीट करूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में ये स्पेशली बोला कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वैलिडेट करिए। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुलिस बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं करती है आपको, कि पता चले अब असली पुलिस का फ़ोन आ जाए तो लोग कह रहे हैं ये नकली कॉल है। लेकिन आपको कनेक्ट करके वीडियो कॉल करके आपसे 5 दिन तक फ़ोन ना काटना, ये पुलिस कभी नहीं करती है। और शेयर्स में अगर आपको निवेश करना है, अपने बैंक और ऑथराइज्ड आरबीआई और सेबी के जो अप्रूव्ड ऐप्स हैं उनकी स्पेलिंग और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक दिक्कत है। मेरा नाम रक्षित टंडन है, कई कार्यक्रमों में हम जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, वहाँ हमारा नाम जो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो रक्षित टंडन को रक्षित टोंडॉन कर दिया जाता है जी। लेकिन लोग उसे भी ठीक समझ लेते हैं, लेकिन इंटरनेट की भाषा में ये नकली हो सकता है। तो मेरा अकाउंट इज रक्षित टंडन और आप पे मेल आ रही है रक्षित टोंडॉन से, आपने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। हमें पीना था बिस्लरी और आपको सर्व करी गई बिलसरी, और आपने बस लोगो देख के और वो बोतल देख के खुश हो गए, लेकिन आपने ध्यान से और हैकर इस बात का फायदा उठाता है। तो इसी को हम लोगों ने टेक्निकल नाम दिया फिशिंग। फिर उसके बाद पैदा हुआ विशिंग जिसमें कॉल आती है नकली, फिर आया स्मिशिंग जिसमें एसएमएस आता है नकली, और अब आ गया है क्विशिंग, मतलब मैं क्यूआर कोड ही बदल दूंगा। आपको दुकानदार को पैसा देना था, वो पैसा किसी और के पास चला गया क्योंकि उसमें जो क्यूआर कोड था वो नकली था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब एडवांस होती जा रही हैं। और जामताड़ा एक पुरानी कहानी हो गई, जैसे हिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि भाई साइबर अपराध जब पैदा हुआ तो कैसा लगता था, जामताड़ा जैसा। अब जो दिख रहा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो सर ये बहुत ही एडवांस होता जा रहा है। अब मैं कुछ इंडिविजुअल्स की बात तो हमने कर ली, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को कितना खतरा है और हम एज अ कंट्री इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो देखिए बहुत सारे स्टेप्स भारत सरकार ने लिए। अगर मैं सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स की बात है उसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, कि हमने 2 बड़े काम किए। एक 1930 हेल्पलाइन नंबर बनाया और इसको एक ऑनलाइन पोर्टल से बैंकों के साथ जोड़ दिया। भगवान ना करे अगर किसी के साथ अपराध हो जाए और वो फ़ौरन 1930 पे सूचना दे दे तो उसका चोरी किया हुआ पैसा उसे वापस मिल सकता है। जैसे अभी एक पंजाब के केस में 7 करोड़ गए थे तो 5.25 करोड़ वापस आ गए। मुंबई के केस में एक 4.5 करोड़ गए थे तो 3 करोड़ 60 लाख वापस आ गए। उत्तर प्रदेश में अभी एक सज्जन के 1 लाख रुपए गए थे, उनके 90,000 रुपये वापस आ गए। तो एक तो ये काम किया। दूसरा काम किया, उसी की एक वेबसाइट बना दी cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे भी आप अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलके हमने बनाया संचार साथी.gov.in। फ़ोन छिन जाए, चोरी हो जाए तो आप इस वेबसाइट पे जाके उसे ब्लॉक करा सकते हैं। अपने नंबर्स चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने नंबर्स चल रहे हैं। और तीसरा हमने इसमें एक चक्षु नाम का बटन बनाया कि अब आपने गुरप्रीत जी का पॉडकास्ट सुन लिया, अब आपको पता है कि ये नकली कॉल आएंगी तो ये फ्रॉड है। तो आप सिर्फ चुप मत बैठिए, हमारे आँख कान बनिए। अब वो नंबर हमें उसी समय चक्षु पे रिपोर्ट कर दीजिए, तो हम उसको ऊपर से ही बंद करा देंगे, जिससे आप तो बच गए क्योंकि आपने गुरप्रीत जी का पॉडकास्ट सुना था, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी बच जाएंगे। अब बात करते हैं आपके पहले सवाल की कि सरकार क्या कर रही है और सरकार को भी क्या खतरे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो अभी यूक्रेन रशिया में वॉर्स हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, उसमें देखा गया साइबर वॉर को बहुत तेज़ी से यूज़ किया गया।
तो भारत सरकार ने बहुत पहले से ये सोच लिया था कि ये सब होगा, तो उन्होंने एक NCIIPC करके प्लेटफॉर्म तैयार किया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसमें कई सारे हैकर्स और साइबर थिंक टैंक को जोड़ा अपने साथ। दूसरा, इसको मेनेस को फाइट करने के लिए उन्होंने कहा सिर्फ साइबर क्राइम से काम तो चलेगा नहीं, तो उन्होंने अभी इस पहले साल में 5 लाख साइबर कमांडोज को हम ट्रेन कर रहे हैं IITs और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की मदद से। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में जो आपको नहीं शायद पता हो, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस में भी BTech और BCA और MCA लोग जो हैं वो रिक्रूटेड है एट द लेवल ऑफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स एंड इंस्पेक्टर्स। तो उनको चुना जा रहा है, उनकी इंटेंट देखी जा रही है और उनका एक एग्जाम और स्क्रीनिंग टेस्ट लेके 6 महीने का IIT और हमारे यहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक हैं उनके प्रोफेसर्स की मदद से उन्हें साइबर कमांडो की 6 महीने का रेजिडेंट प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो प्रोएक्टिवली देखा जाए तो ये तैयारी है, और कॉरपोरेट्स को बचाने के लिए कि भाई ये साइबर अपराधों और हमलों से बचें, सर्टेन है, सर्टेन काफ़ी साल से काम कर रहा है और अब और एग्रेसिव है, और अब कुछ नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें अब लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप अपनी साइबर सुरक्षा का ध्यान दें। जी, कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं, इस बात की तसल्ली कर सकते हैं। बिल्कुल है, और आगे बढ़ेगी भी, इसको और प्राथमिकता दी जा रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं। आपने, मैं समझ लूँ, अगर पिछले इस साल के अंदर ही जितने भी भाषण हमारे होम मिनिस्टर साहब या प्रधानमंत्री साहब के सुने होंगे, तो उन्होंने, आपने एक साइबर सुरक्षा वर्ड हर जगह सुना होगा, भले ही उन्होंने UN में बोला हो, यूरोप में जाके बोला हो, कहीं भी बोला हो, या हिंदुस्तान में बोला हो। तो ये उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता है कि भारत में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, तभी डिजिटल इंडिया है जो सपना वो साकार होगा अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंसाइटफुल। अब मेरे पॉडकास्ट का एक बहुत ही मज़ेदार सेक्शन है, दो हम बहुत इंसाइटफुल बातें करते हैं, बट एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें हम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट दूंगी, आपको बताना है वो मिथ है या फैक्ट है, और अगर मिथ है तो फैक्ट क्या है, और अगर फैक्ट है तो उसके बारे में कुछ एक सेंटेंस जो थोड़ी और अवेयरनेस क्रिएट करे। ठीक है। सो आर वी रेडी? डन। साइबर अटैक सिर्फ स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोगों पे ही हो सकते हैं। ये मिथ है। फैक्ट है कि साइबर अटैक जो है वो ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी भी डिवाइस पे हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पे हो सकता है। अब तो हमारी गाड़ियाँ भी फास्टैग से चल रही हैं, और अब हमारे बिल भी ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। तो अगर कल को बिलिंग कंपनी के सिस्टम पे अटैक हो जाए तो हम तो बिल भी पे नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे फास्टैग के जो सर्वर्स हैं वो उनको अटैक कर दिया जाए तो हमारी तो गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस ही नहीं करेगी। तो यस, दिस इज़ अ मिथ। द फैक्ट इज इट इज़ मच बिगर देन दैट। CCTVs तो सिर्फ हमारे वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो अगर हम घर में सुरक्षा के लिए CCTV लगा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं? नहीं, अगर आपका वो IP और उसकी यूज़र नेम, पासवर्ड्स और उसका प्रोटोकॉल सुरक्षित नहीं है तो कोई भी आदमी किसी भी कोने से आपके कैमरे को एक्सेस करके आपकी घर की गतिविधियां देख सकता है। अगर आपका CCTV या जो आजकल होम TV कैमरास लग रहे हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड है और वो सिक्योर्ड नहीं है, तो आपको उदाहरण के तौर पे मैं भी दिखा सकता हूँ। मेरे फ़ोन पे मैं अपना घर देख सकता हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि मेरे पे उसका एक्सेस है। लेकिन अगर मेरा फ़ोन ही हैक हो जाए तो वो हैकर भी मेरा घर देख सकता है जिसके पास उसका एक्सेस है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पास की रखने से मैं सेफ हूँ? सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और पासवर्ड नहीं, ये मिथ है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना भी अब आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासवर्ड तो किसी भी तरीके से चुराया जा सकता है। जी। हैकर्स को सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से ही हैकिंग करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, हैकर्स नाम कमाने के लिए करते हैं, हैकर्स फेमस होने के लिए करते हैं। जैसे अपराधी को फेमस होना है, उन्होंने बड़े बड़े अपराध कर दिए, ऐसे ही साइबर अपराधी भी होते हैं। और मेंटल टॉर्चर और मेंटल हैरेसमेंट के लिए भी करते हैं। तो जो साइकोपैथ्स होते हैं, जैसे आपने एक ब्लू व्हेल गेम सुना होगा जिसकी वजह से कई बच्चों ने आत्महत्या करी, तो उसको कोई पैसा थोड़ी मिला ये सब करने से। तो ऐसे भी सैडिस्टिक लोग होते हैं। तो नहीं, साइबर अपराध के मोटिव्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे मोटिव्स हैं, और कई बार तो वो पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कई बार वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो सकता है, और कई बार वो फाइनेंशियल गेन के लिए हो सकता है। अगर हम किसी सब्जी वाले को पेटीएम कर रहे हैं तो हम सेफ हैं? देखिए, UPI मैं बिल्कुल कहूँगा सेफ है। बस उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि जिसको आप दे रहे हैं आपने उसे वैलिडेट कर लिया है कि नहीं। कि पता चला सब्जी वाले के QR कोड पे हैकर अपना नकली QR कोड लगा के चला गया और वो बेचारे को पैसे नहीं मिले और हैकर को सब्जी के पैसे मिल गए। तो यहाँ पे ग्राहक की और जो पेमेंट ले रहा है दोनों की जागरूकता ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली
कि हमारे जितने भी ये यूपीआई ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इन्होंने वो स्पीकर लगाने शुरू कर दिए हैं जो बोलता है कि इतने पैसे रिसीव हुए। ये एक अच्छी तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी जागरूकता होनी ज़रूरी है कि जब मैंने स्कैन किया तो मुझे आपको मान लो अभी पैसे देने हैं, मैंने आपका स्कैनर स्कैन किया तो मैं पूछूंगा मैम ये गुरप्रीत यही नाम है आपका, यही नाम आता है? आपने कहा हाँ, तब मैं ओके दबाऊंगा। दैट इज कॉल्ड अ सेफ ट्रांजैक्शन। जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इनफ टू कीप अस सेफ? नहीं, बट हाँ, एंटीवायरस होना भी ज़रूरी है। एक अच्छा एंटीवायरस ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक बेसिक साइबर हाइजीन फॉलो करना ज़रूरी है। डिवाइसेस अपडेटेड हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेटेड हैं, और हम लोगों की फायरवॉल ऑन है। और अब आजकल तो हम ये भी राय देते हैं कि एक अच्छा VPN भी यूज़ करिए, जिससे कि आप और आपकी आइडेंटिटी सुरक्षित रहे नेट पे। आईफोन्स यूज़ करने वाले एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड यूज़ करने वाले ज़्यादा सेफ हैं? बहुत साल पहले ये कहा जाता था, लेकिन अब तो मैं इससे भी डिनाई करूँगा। दोनों ही फ़ोन इक्वली वल्नरेबल हो सकते हैं, और उसके लिए फिर वही वाली बात लौट के आएगी कि मेरे दोनों सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेटेड हैं। मैं कोई फालतू ऐप इंस्टॉल नहीं करता, कोई फालतू परमिशंस नहीं देता, किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करता हूँ, और परमिशन देने से पहले 10 बार सोचता हूँ। किसी ऐप ने मुझसे कहा मुझे आपकी लोकेशन चाहिए, मैंने सोचा क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कैब मंगानी है। तो उसमें 3 ऑप्शन आए, हमेशा चाहिए, मैं कहा नहीं, सिर्फ तब चाहिए जब मैं ऐप यूज़ करूँ, ओनली व्हेन इन यूज़, या नेवर। मैंने कहा ओनली व्हेन इन यूज़, जब मुझे कैब मंगानी हो तब तुम मेरी लोकेशन देखना। 24 घंटे क्यों देख रहे हो भाई, तुम मुझे कोई बेडरूम में थोड़ी भेज रहे हो गाड़ी। सो दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट पीपल टू बी साइबर स्मार्ट। तब जाके ये जो आपका मिथ है वो प्रूव होगा कि भाई एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, बात अब बराबर हो गई है। लेकिन हाँ, अगर मैं प्रायोरिटी वाइज कंसिडर करूँगा तो मैं कहूँगा कि अगर आपके डिवाइसेस अपडेटेड हैं, आपके सारे ऐप्स अपडेटेड हैं, और आप कोई हैंकी पैंकी ऐप और हैंकी पैंकी वेबसाइट पे नहीं जा रहे, तो डिवाइस आपका बहुत हद तक सुरक्षित है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही बढ़िया रैपिड फायर राउंड था। जाते जाते हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए कुछ एक मैसेज। वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट अ गेम, इट्स योर लाइफ, स्टे सेफ। अब ये जो डिजिटल ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जैसे असल ज़िंदगी में हम अनजान लोगों को अटैक बात नहीं करते, अनजान लोगों को घर में बुला के नहीं लाते, अनजान लोगों के साथ अपनी प्राइवेट बातें शेयर नहीं करते, और अनजान लोगों को हमें हर्ट भी नहीं करने देते। तो अगर ये 3-4 डिसिप्लिन मैं सोशल मीडिया, गेम्स और इंटरनेट चलाते समय ध्यान रखूं, तो मुझे लगता है साइबर अपराध 0 हो जाएगा। किसी के साथ कोई गलत काम नहीं होगा। बस हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, फ्रेंड्स अननोन फ्रेंड्स हैं, हम उन्हें जानते नहीं हैं। दूसरा, एडिक्शन। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि ये डिजिटल कंटेंट कहीं ना कहीं, वो गेम हो, सोशल मीडिया हो, वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन प्ले कर रहा है और आपको असल ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने 3 घंटे छोटे छोटे वीडियोस देखे तो मेरा डोपामीन इतना ज़्यादा रश हुआ कि मैं उस समय ज़िंदगी की सारी टेंशन भूल गया। बाद में पता चला कि चिमनी में आग लग गई, घर में आग लग गई, दूध जल गया। तो वो सारी सिचुएशन सेकेंडरी हैं। तो आई थिंक अगर हम वही डिसिप्लिन फॉलो करें जो असल ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे अपराध हो। अब आप पे अचानक कोई आदमी आके कहे कि लो साहब मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 10,000 देता हूँ, आप नहीं देते हो उसको 100 रुपये भाई। कोई अनजान फ्रेंड भी आके आपसे मदद मांगता है तो आप 10 बहाने बना के कहते हो रुको अभी तो यार सैलरी आई नहीं है। और ऑनलाइन एक फ़ोटो देखी, एक नाम देखा और उसने कहा मैं एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में हूँ, पैसे जमा कर दो, और आपने कर दिए। तो यहाँ मुझे वो पता नहीं कहाँ चला जाता है वो रश। तो आई थिंक वी शुड नाउ ऑल्सो स्टार्ट हैविंग अ डिटॉक्स, and that will help us. So I'm not against technology, I'm always been a pro to technology. मैं हमेशा लव करता हूँ and I love technology. बट मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्चुअल वर्ल्ड इज़, ये मेरी वेबसाइट पे भी स्लोगन लिखा हुआ है, तो आप पढ़ेंगे तो यही लिखा है। और मैं तो यही लास्ट में कहता हूँ, साइबर सुरक्षित विद रक्षित। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई एम 110% श्योर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। इस पॉडकास्ट को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर किसी को दिखाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, फील फ्री टू कमेंट, रीच आउट, एंड आई विल ट्राई कि मैं डॉक्टर साहब को आपके क्वेश्चंस भेज दूँ और वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उसके आंसर्स दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर।